हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं डिसीजन मेकिंग ट्रायल एंड इवोल्यूशन लेबोरेटरी के बारे में। शॉर्ट में इसे डीमेटल बोलते हैं। डीमेटल एक डिसीजन मेकिंग की टेक्निक है जिसके अंदर हम फैक्टर्स लेते हैं और उनकी एक तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस आ जाता है, एक ये पता लग जाता है कि कॉज कौन से हैं और इफेक्ट कौन से हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग टेक्निक हैं। एक है आईएसएम, एएचपी और डीमेटल। आईएसएम हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स को एक हिरार्की के अंदर स्ट्रक्चरल मॉडल में लगा के दे देता है। इसको कंसेप्चुअल मॉडल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी आप बोल सकते हैं, पर इसमें उनकी इंपॉर्टेंस का कोई जिक्र नहीं होता। इसमें होता है कि कौन कॉज है, कौन इफेक्ट है और कैसे कैसे मॉडल चलता है हिरार्किकल 5-6 लेवल पे। ऑन द अदर हैंड एएचपी, एनालिटिकल हिरार्की प्रोसेस, ये क्या करता है कि हमारे पास फैक्टर्स का रिलेटिव इंपॉर्टेंस दे देता है, उनका वेटेज दे देता है फैक्टर्स के बेस पे। डीमेटल दोनों काम करता है। ये हमें हिरार्की नहीं देता आईएसएम की तरह, पर यह बता देता है कि कौन से कॉज है, कौन से इफेक्ट है और उनका ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस भी दे देता है। बहुत ही छोटी सी और इजी एक टेक्निक है, आइए इसको देखते हैं। तो एक पेपर से शुरू करते हैं। अ डीमेटल मेथड इन आइडेंटिफाइंग की सक्सेस फैक्टर ऑफ हॉस्पिटल सर्विस क्वालिटी। ताइवान के अंदर ये किया गया। इन्होंने कहा कि बेसिक आइडिया हमारा ये है कि हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है वो किन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दें। तो फैक्टर्स जब हम बात करते हैं सर्विस क्वालिटी के, तो इन्होंने कहा हम शुरू करते हैं सर्विकल के 22 स्टेटमेंट से। 22 स्टेटमेंट थी, हॉस्पिटल के कंटेक्स्ट में इनको लिया गया और लोगों से पूछा गया कि इसको 5 पॉइंट स्केल पे आप रेट करें। ये लोग कौन थे? पेशेंट। अप्रॉक्सीमेटली 206 के करीब पेशेंट थे, अलग अलग एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन के, लोकेशन के। उनसे पूछा गया। तो इनका क्वेश्चन कैसे रहा होगा, तो मैंने एक बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। इसमें जो फैक्टर्स हैं, जो आपके अलग अलग फैक्टर्स हैं सर्विकल ने जो दिए, वो मैंने लिए रोज में और कॉलम में पूछा नॉट एंड इंपॉर्टेंट से वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कोड 1 रहेगा, इसका 5 रहेगा। 200 के करीब लोगों से ऑथर्स ने लिए और इसकी एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे, एसपीएसएस का एक तरीका है। पर्सन हमेशा रो में जाता है और कॉलम के अंदर आपका स्टेटमेंट आती है। तो ये डाटा एंट्री कर दी और डाटा एंट्री करके मैंने कॉलम वाइज मीन निकाल दिया। पहले यहाँ पे मीन निकाला, एवरेज, और उनका रैंक दे दिया। तो यहाँ रैंक में आया है हमारा नंबर 3, 6, 7, 9, 15, 16, 17। खैर ये तो मेरा डमी डाटा है, लेकिन इन्होंने यही रिपोर्ट किया कि ऑन द बेसिस ऑफ द मीन स्कोर इन्होंने निकाला कि ये फैक्टर्स थे जो लोगों ने बताए इंपॉर्टेंट थे। 7 फैक्टर इन्होंने ले लिए इन्होंने। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर हैं हमारे मेडिकल इक्विपमेंट, गुड कम्युनिकेशन स्किल, कॉम्पिटेंस, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डायग्नोज बाय द डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ विद प्रोफेशनल एबिलिटी और फार्मासिस्ट की एडवाइस। अब यहां से डीमेटल को शुरू करेंगे। इन 7 को लेने के बाद, तो यानी फेज 1 में आपने बहुत सारे फैक्टर्स में से छोटा किया। फेज 2 में, अब फेज 1 में थे हमारे 206 के करीब इन्होंने लिए थे, और फेज 2 में इनका कहना है कि हमने 19 एक्सपर्ट्स लिए हैं। और 19 एक्सपर्ट से क्या पूछेंगे, तो यहां इन्होंने दिया है कि ये इन्होंने 19 एक्सपर्ट्स पे लिए। कैसे पूछा 19 एक्सपर्ट पे, तो इसकी शीट 2 में अगर आप जाएंगे तो ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। तो इसमें 7 जो फैक्टर आए उनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में लिख लिया। और अब हम पूछेंगे रो का इफेक्ट कॉलम पे कितना पड़ता है। तो क्योंकि कॉलम में भी वही वेरिएबल है, तो अपने पे तो ये इफेक्ट हुआ, तो मैंने 0 बना दिया डायगोनल पे। और अब हम पूछेंगे, और ऑप्शंस इन्होंने दिए एक्सपर्ट्स को कि आप आंसर कर सकते हैं 0, 1, 2, 3 में। क्या है ये 0, 1, 2, 3? चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा 0, 1, 2, 3 का मतलब है 0 मीन्स नो इन्फ्लुएंस, और अगर आप बोलते हैं इन्फ्लुएंस है तो कैसा, लो है, मीडियम है या हाई है। 0, 1, 2, 3। आइए चेक करते हैं। मैंने ये अपने कुछ स्टूडेंट से भरवाया। पहले स्टूडेंट का कहना था कि अगर मेडिकल इक्विपमेंट अच्छा होगा, उससे बी कम्युनिकेशन स्किल, ये कैसे इंप्रूव हो जाएगा, जिसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इक्विपमेंट का कम्युनिकेशन पे। लेकिन इक्विपमेंट का मेडिकल की कॉम्पिटेंस, मेडिकल स्टाफ की कॉम्पिटेंस पे फर्क पड़ेगा। आपके पास इक्विपमेंट है तो आप ज्यादा बेहतर रिजल्ट बता पाएंगे, कॉम्पिटेंस आपकी भी बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बढ़ेगी, बहुत हाई फर्क पड़ेगा। और नेक्स्ट इन्होंने कहा कि पेशेंट का डायग्नोज भी अच्छा कर पाएंगे और आपकी कैपेबिलिटी, प्रोफेशनल एबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन फार्मासिस्ट की एडवाइस पे कोई फर्क इनके अनुसार नहीं पड़ेगा। लाइकवाइज कम्युनिकेशन स्किल का इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल ऑन
मेडिकल इक्विपमेंट, कोई नहीं पढ़ेगा, क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरे ने कहा यहाँ पे ऐसे ऐसे इन्होंने दे दिए। सेकंड एक्सपर्ट ने कहा, मेरे केस में मैंने स्टूडेंट से भरवाया, उन्होंने कहा कि फर्क पड़ेगा। अच्छा, कैसे पड़ेगा? इन्होंने कहा अगर आपके पास इक्विपमेंट है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल शुड नॉट बी टेकन एज अ इंग्लिश स्पीकिंग। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आप जो भी उन्हें बता रहे हैं ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे अगर आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट हैं, आप रिपोर्ट्स हैं, बेहतर डायग्नोज कर पा रहे हैं तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो इन्होंने कहा पड़ेगा। देखा आपने, अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यही चीज इन्होंने, ऑथर्स ने यहां पे कहा कि हमने 19 एक्सपर्ट लिए। तो इसका मीनिंग आप समझ गए। यहां पे ABCD आप लिख लीजिए, इसके बगल में ABCDEFG ABCD। ए का ये पे डायगोनल तो 0 ही आएगा। पहले बंदे ने कहा, इनके एक्सपर्ट ने, कि जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट है उसका कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इनका कहना है नहीं पड़ेगा, इनका कहना है मीडियम पड़ेगा, लो पड़ेगा, मीडियम पड़ेगा, लो पड़ेगा, सो इन सब का हमने ले लिया यहां एवरेज। 19 एक्सपर्ट है, 19 का ले लिया यहां पे एवरेज। ठीक है, हर एक का रिलेटिव पोजीशन का एवरेज आ जाएगा। तो ये मैंने भी एवरेज यही नोट कर लिया। अब इस चीज को हम लेके चलेंगे आर स्टूडियो के अंदर, और टोटल 2 लाइन का कोड है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है आर के अंदर इसे करना। सो आर के अंदर आई होप आपको आर का थोड़ा सा आइडिया है। बेसिकली स्टार्ट करते हैं हमेशा कंट्रोल शिफ्ट एच। कंट्रोल शिफ्ट एच इससे कहता है कि बताओ आपका डिफॉल्ट फोल्डर कहां पर है जहां आपका सारा डाटा वगैरह है। ओपन, इसको सेट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं। आप ये चीज यहां से भी कर सकते हैं, सेशन सेट वर्किंग डायरेक्टरी, चूज डायरेक्टली, ये शॉर्टकट है। अच्छा, अब कंसोल के अंदर ये जो एरो आ रहा है यहां पे, इस पे क्लिक करें और यहां पे आपको सारे दिखाई देने लग जाएंगे। तो dmaterial.r ये मेरी आर स्क्रिप्ट की फाइल है, और dmaterial.xl ये मेरी एक्सेल की फाइल है, इंपोर्ट किया। और इसका मेरा डाटा शीट 3 के ऊपर है। पहले पे तो रिस्पोंडेंट्स का था, पेशेंट्स का, तो मैं बोलता हूं शीट 3 का डाटा मुझे ये दिखा दे। शीट 3 पे, हाँ ये था डाटा मेरा, इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये यहां व्यू भी कर देगा, ये डाटा आ गया। अब इस डाटा सेट में पहला कॉलम मेरे किसी काम का नहीं है, इसमें तो रॉ टेक्स्ट लिखा है, तो मैं सिर्फ ये वाला कॉलम मुझे चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है कैपिटल ब्रैकेट सिलेक्शन का, और ये एनवायरनमेंट में दिखाता है कौन फाइल आपने इंपोर्ट की, कोई नया वेरिएबल क्रिएट किया, वो यहां आते हैं। इसको भी रोकते हैं, इसका भी अभी कोई काम नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा रिक्वायर डीमेटल, यानी डीमेटल आपके पास ये इंस्टॉल होना चाहिए। नहीं है तो टूल, इंस्टॉल पैकेज, और यहां लिखेंगे डीमेटल, क्रैन से ये इंस्टॉल करें, इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिप्लॉयर, ये थोड़ी एक्सेल लाइक कैपेबिलिटी देता है ये। कंसोल को क्लियर करने के लिए कंट्रोल L। अच्छा, शुरू के क्या काम होते हैं इसके अंदर, आर के अंदर, अटैच, व्यू, इंपोर्ट। इंपोर्ट मैं कर चुका हूं, अटैच मैंने कर दिया, और व्यू करना है तो ये आपको दिखा देगा फाइल, हम कर चुके हैं व्यू। मैं पहले पूछता हूं नेम्स, इसके नाम क्या क्या हैं। तो इसने बताया कॉलम के हेडिंग जो हैं अटैच डाटा फाइल में, उसके हैं फैक्टर ABCDEFG। तो मैंने कहा डेमेटल कैपिटल ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट मतलब सिलेक्शन। फर्स्ट मैंने ब्लैंक लिखा है, ऑल द रो, और -1 का मतलब पहले कॉलम को हटा दे। फिर क्या करें, इसको डी के अंदर सेव कर दे। तो चेक करें डी में आ गया सारा, राइट। नेक्स्ट मैं बोलता हूं यहां पे एग्जीक्यूट डीमेटल, इसका आउटपुट एक्स में जाए, और एक्स में ये हमारा डीमेटल खत्म हो गया। यहां पे इतना सा ही था इसमें, बस एक ही लाइन का कोड है ये। एक आप इसमें लाइन में इसको इंपोर्ट कर दीजिए, अटैच कर दीजिए, एक को जो टेक्स्ट कॉलम है हटा दीजिए, और यहां पे एग्जीक्यूट डीमेटल। अब देखिए मैं शुरू से देखते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा रन कर लेता हूं, स्पेस क्रिएट करके। एक्स में मेरा आउटपुट है सारा, ग्राफ भी है। आइए, इसमें कुल मिला के 4 चीज आती हैं। क्या होती है वो 4 चीज? ये कैलकुलेशंस के बाद ये कुछ इनवर्स और ये दे देगा। पहली चीज हमारे पास आती है एक टेबल, जिसमें R+C, ρ+C और ρ-C ऐसे निकालते हैं। इसमें R+C हमें पता लगता है इंपॉर्टेंस, कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और R-C हमें बताता है हमारे कौन से कॉज है, कौन से इफेक्ट है। तो इसने भी दिया होगा ये यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ चेक करें रिलेशनशिप बिटवीन क्राइटेरिया C+R। इससे हमें पता लगा सबसे इंपॉर्टेंट है C3, फॉलोड बाय 16.94 C5, फॉलोड बाय C3, देन C2 एंड सो ऑन, और लीस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा C7। और जिसके पॉजिटिव हैं 1, 2, 3, 4, इनका ये है हमारे कॉज, और बाकी के 3 है हमारे इफेक्ट।
इसी चीज को C प्लस आर C माइनस आर को डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। एक्स एक्सिस के ऊपर है C प्लस आर, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इसका मीनिंग जो जितना राइट साइड पे है वो उतना इंपॉर्टेंट है। C3 सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय 5 6, फॉलोड बाय 2 3, देन 1 एंड C7 इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। जो वाई एक्सिस पे 0 से ऊपर है ये है कॉज और 0 से नीचे ये है इफेक्ट। ठीक है, दो चीज आ गई, इंपॉर्टेंस आ गया और कॉज एंड इफेक्ट भी आ गया। अब डायग्राम के लिए हमें लगाना है एरो। एरो कैसे लगाएं, इसके लिए एक और टेबल है। इस टेबल का नाम है, ऊपर से देखें आप डाटा, ये हमारा ओरिजिनल डाटा है तो ओके। नॉर्मलाइज डाटा ये अपने कैलकुलेशन के लिए करता है, दैट्स ओके, हमें नहीं चाहिए। इनिशियल डायरेक्ट रिलेशनशिप ये चाहिए हमें। ये क्या करता है, ये टेबल हमें बताएगी कहां पे एरो आएगा। अब बोलेंगे तो सब पे ही आ रहा है एरो, तो हर एक पे इफेक्ट आ गया है, नहीं, इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू भी आती है। जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है वही इफेक्ट लेंगे हम। तो 1.14 है जैसे ये थ्रेशोल्ड वैल्यू, ओके। तो हम चेक करेंगे C1 का C1 पे इफेक्ट है क्या, नहीं है। C1 का C2 पे नहीं है। कैसे पता नहीं है, मैं चेक कर रहा हूं अगेंस्ट द थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर थ्रेशोल्ड से छोटा तो इसको बोलेंगे नो इफेक्ट, अगर थ्रेशोल्ड से बड़ा इसको बोलेंगे इफेक्ट। यानी C1 का C3 पे है, यहां पे नहीं है, 1/4 था ये, 2/5 ये भी इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है, यहां इफेक्ट नहीं है। अब इस चीज के लिए मैंने सिंपल सा एक काम कर लिया कि देखिए ये सारा डाटा x के अंदर है, तो अगर मैं यहां लिखूंगा x डॉलर, तो ये बोलता है हाँ x का कौन सा वाला चाहिए, मुझे चाहिए रिलेशनशिप वाला ये, और मैं इसको चेक कर लेता हूं। इसी तरह से देखिए x डॉलर यहां पे एक थ्रेशोल्ड भी मिलेगा। तो मैं अगर ये चेक करूं यहां पे क्या इसकी इंडिविजुअल वैल्यू, ये सारी वैल्यू क्या ये बड़ी है थ्रेशोल्ड वैल्यू से, तो ये हमें ट्रू फॉल्स में निकाल के दे देगा। ओके, ये गलत मैंने चेक कर दिया, इस टेबल पे नहीं चेक करना। नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्राइटेरिया, और है इसका नाम है नॉर्मलाइज इनिशियल डायरेक्ट, राइट। मैं अब ये चेक करना चाह रहा हूं सिंपली, जो मेरी टेबल है क्या वो उससे ज्यादा है। फॉल्स का मतलब है इसको 0 पढ़ें, ट्रू का मतलब है हाँ C1 का C3 पे एरो आएगा, C1 का C5 पे आएगा, 6 पे आएगा, एंड सो ऑन। तो इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा, इट्स नॉट अ प्रोग्राम, आप बोलेंगे देखो मैंने इसको R में सेव कर लिया, उसको मैट्रिक्स बना दिया, डायगोनल को 0 कर दिया, देख लें ये ऐसा आ गया, 2 डेसिमल प्लेस तक भी कर दिया, और थ्रेशोल्ड वैल्यू को T में डाल दिया। और मैं यहाँ कर रहा हूँ कि अगर ये TT को रन कर दिया और ये बोला कि इसको 0 1 में कन्वर्ट कर दे, बस मैंने यहाँ पे लगाया कि ये एज लॉजिकल कर दे, उसको इंटीजर कन्वर्ट कर दिया, उसको मैट्रिक्स बना के रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अगर ये कुछ कंफ्यूज कर रहा है आप सिंपल मैनुअली कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ आएगा, इससे मुझे क्या पता लगेगा। इस चीज से अब मैं एक काम करता हूं, R का ये जो डायग्राम है इसको मैंने बाहर निकाल लिया इस पे। अब मुझे एरो लगाने हैं यहां पे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। तो C1 का किस किस के ऊपर है 1 पढ़िए, 3 पे, 5 पे, 6 पे। तो C1 से 3 पे एक एरो, अब पेंट ब्रश में जाके लगा सकते हैं, 5 पे 6 पे एक एरो लग जाएगा। फिर 2 का है 3 4 5 6 पे, सो 2 ये रहा, 3 4 5 6 पे एरो लग जाएगा। तो ये मैंने यहां लगाने की कोशिश की है। तो ब्लैक कलर में है C1 से 3 5 6, रेड कलर में है 2 से C2 3 4 5 6, ग्रीन कलर में है 3 से, दैट इज 2 4 5 6। सो अब देखें अभी C2 C3 और C3 C2, तो इस पर 2 डायरेक्शनल एरो भी आप लगा सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। C3 5 6, जो C5 है इसका इफेक्ट पड़ता है 2 3 4 5, यानी ये बाई डायरेक्शनल एरो होंगे। अब इसमें एक चीज देखिए, क्या ये, आई होप आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, X1 और C1 एक ही नाम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं यहां पे आप कहें तो इसका नाम भी एक बार दे सकते हैं, ये आ गया इसका नाम। एक चीज चेक करें दोबारा मैं TT रन करता हूं और थोड़ा सा बड़ा, एक बार चेक करें C1 के, इसको पढ़ा जाएगा इफेक्ट ऑफ रो ऑन कॉलम। क्या C1 पे किसी का इफेक्ट पड़ता है? किसी पे भी नहीं है। C1 से सिर्फ बाहर एरो जा रहे हैं। ओके, 5 6 फिर भी किसी को, 7 ना किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा, ना किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा, ये बैठा कोने में, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। अब इसको चार्ट को हम कैसे पढ़ें, देखो 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो हॉरिजॉन्टली चेक करें, जो ये मैंने सेंटर पे लगा दिया है टोटल 15 और यहां 0 पे लगा दिया है।
जो हमारा इस ब्लॉक में आया है 5-6 जिसमें लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे आउटकम वेरिएबल है। देख रहे हैं C-R से नीचे है, ये आउटकम वेरिएबल है। ये है वो गोल जहां हमें जाना है, जहां पहुंचना है। और C1 हमारा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन कॉज है। ये ऐसा चीज है जो इससे सिर्फ एरो बाहर जा रहे हैं। इट्स समथिंग लाइक आप एक बार शुरुआत करके छोड़ दें, फिर कुछ नहीं। क्या था ये C1 हमारा? C1 हमारा वेल इक्विप्ड मेडिकल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये तो टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन है। हाँ, इक्विपमेंट आपने ले लिया, इससे कईयों पे फर्क पड़ेगा, लेकिन ये है इंटरवीनिंग वेरिएबल। यानी यहां है हमारा इंडिपेंडेंट, खैर इंडिपेंडेंट तो सारी ही है, लेकिन ये है जो कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है आउटकम वेरिएबल जो हमारा टारगेट है। इस पे फोकस करना चाहिए 2, 3, 4 पे, और सारे एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। क्या है 2, 3, 4? सर्विस पर्सनल विद कम्युनिकेशन स्किल, कॉम्पिटेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, अगर कॉम्पिटेंस बढ़ता है तो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इफेक्ट आता है, वो बढ़ जाएगी, और उससे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी। तीनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जब ये तीनों होंगे तो यहां पे बेटर डायग्नोज होगा और स्टाफ विद प्रोफेशनल एबिलिटी ये बढ़ जाएगा। अब समझ आएगा ये एरो कहां से करेंगे? ये एरो लगाने के लिए हमें 3-4 चीजें चाहिए। पहली तो हमें ये टेबल चाहिए डायरेक्ट रिलेशनशिप वाली। आर में कहां आती है ये? आर में इसका नाम होता है, जो आपने एक्स रन किया है, देखिए एक्स डॉलर, और इसका नाम है इनिशियल डाटा। शुरू में हमने किया नॉर्मलाइज, ये अपने लिए करता है। एक तो ये काम की है। इससे मुझे पता लगेगा कि मेरा एरो कहां लगेगा। तो कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा जो थ्रेशोल्ड है हमारा। चेक करें, एक्स डॉलर थ्रेशोल्ड, यानी जो 1.14 से ज्यादा है उसको 1 कर दीजिए, छोटे को 0 कर दीजिए, दैट्स इट। तो ये टेबल मैंने बना दी। तो एक ये टेबल, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, तीसरा ये चार्ट, और चार्ट के ऊपर ये हम अब इनके एरो लगा देंगे। इससे जो ऑथर्स हैं इन्होंने कंक्लूड किया, ये है इनका इंपॉर्टेंस लेवल, और यहां इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जी पे तो बिल्कुल ही फोकस ना करें, दैट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम। जो हमारे कॉज हैं सिर्फ इन पे फोकस करना चाहिए, इन 3 के ऊपर फोकस करें, इन पे नहीं फोकस करना। ये तो आउटकम है, ये तो अपने आप होगा। जब ये 3 होंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। तो इनके ऊपर फोकस करें। इनका इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा एंड लास्टली कंक्लूजन कर दिया। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन डी मेटल। 2 फेज में करेंगे। पहले फेज में रिस्पोंडेंट से डाटा लिया, डाटा लेके हमने उनको एंटर किया, 5, 6, 7 कुछ निकाल लिए, कुछ 10, 15, 20 एक्सपर्ट्स लिए, इस टेबल के अंदर उनसे डाटा लिया। वो डाटा लेने के बाद हम डी मेटल में गए, एवरेज निकाला, एवरेज लेके डी मेटल में गए। डी मेटल में 3 चीज हमारे पास आएंगी, R+C, R-C। तो ये मैंने यहां लिखने की कोशिश की है इधर, कि इसके आउटपुट को जेड में डाल के आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एक से इससे सारा काम आपका हो जाएगा। ये सिंपली उसको थोड़ा सा और बेहतर देखना है तो मैंने इनके एक लगा दिया कि इनका अरेंज कर दीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग में। ओके, कुछ इसमें इशू है तो हम खुद ही देख लेते हैं। देखिए 17.3 सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय 16.96, 16.95 एंड सो ऑन, और ये बताता है कॉज एंड इफेक्ट। सो दिस इज वन ऑल पर्पस सॉल्यूशन इस पे आ गया है, एंड दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन डी मेटल। इसका एक और वर्जन है फजी डी मेटल, उसकी हम आगे बात करेंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।